यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। हम लोग अरविंद घोष के राजनीतिक चिंतन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। और इस कड़ी में कल हम लोगों ने एक फैसेट डिस्कस किया था, और वो कौन सा फैसेट था? हाँ, अरविंद घोष का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत। इनकी एक रचना है द लाइफ डिवाइन। उसके अंदर बेसिकली इन्होंने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार प्रस्तुत किया है। इसके अलावे सेकंड फैसेट, जहां से हमें इनके चिंतन के शेष हिस्से को पढ़ना है, सेकंड फैसेट है द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता पर अरविंद घोष के विचार। और लास्ट में इनके द्वारा प्रस्तुत विश्व संघ की अवधारणा। विश्व संघ की अवधारणा। एक बार पहले फैसेट को रिवाइज कर लेते हैं, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पर इनके विचारों से। देखिए, अरविंद घोष बेसिकली हिंदू वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार देते हैं। और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार प्रकट करते हुए सबसे पहले ये पश्चिम में व्याप्त जो राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद की अवधारणा है, उसको ये खारिज करते हैं, उसकी तमाम कमियां गिनाते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा है इसको। अरविंद कहते हैं कि पश्चिम का जो राष्ट्रवाद है वो बेसिकली भौतिक है, भौतिक है, स्पिरिचुअलिटी का अभाव है, उसमें आध्यात्मिकता नहीं है। वह उपभोक्तावाद को बढ़ावा दे रहा है, और जब उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिलता है तो फिर नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन होता है, जो मोरल वैल्यूज हैं उनका डिवैल्यूएशन होता है। तो इस तरीके से ये पश्चिम के राष्ट्रवाद को खारिज करते हैं। ये बताते हैं कि पश्चिमी राष्ट्रवाद जो है वो लोगों को राष्ट्र के रूप में संगठित होने के लिए अभिप्रेरित करता है। राष्ट्र एक प्रकार का भौगोलिक निकाय है, एक प्रकार का भौगोलिक परिक्षेत्र है, जिसमें रहने वाले लोग साझा या साझी संस्कृति का अनुसरण करते हैं। मतलब उनकी रहन सहन, खान पान, विरासत, उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करने के तरीके, ये सब कॉमन होते हैं, साझे होते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो इस तरीके से इन्होंने पश्चिम के राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद की अवधारणा को खारिज किया है। ये कहते हैं कि वहां पर राष्ट्र को महज भूमि के टुकड़े के रूप में माना जाता है, और फिर वेदांत दर्शन के प्रभाव में अपने अनुसार इन्होंने राष्ट्रवाद तथा राष्ट्र को परिभाषित किया है।
और ये कहते हैं कि चूंकि प्रत्येक व्यक्ति की अंतरात्मा में ईश्वर का वास होता है, इसलिए भारत में रहने वाले जितने लोग हैं, करोड़ों लोगों की आत्मा में ईश्वर का वास है, और करोड़ों लोगों को एक राष्ट्र के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। यानी भारत को अगर हम राष्ट्र माने तो वो महज कोई प्रतीक नहीं है, महज कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की आत्मा में बसे ईश्वर का ही साक्षात रूप है। समझ रहे मेरी बात? और इस तरह से इन्होंने राष्ट्र को अति वरीयता प्रदान की है, राष्ट्र को इन्होंने साध्य का दर्जा दिया है और व्यक्ति को साधन। ये कहते हैं कि राष्ट्र की भक्ति, जिसको हम राष्ट्रभक्ति कहते हैं, राष्ट्रभक्ति कोई सामान्य सी बात नहीं है। राष्ट्रभक्ति का मतलब हुआ कि आप ईश्वर की सर्वोच्च भक्ति में लीन हैं। तो जिस प्रकार हम ईश्वर को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए त्याग, बलिदान इत्यादि की बातें करते हैं, ठीक वैसे ही राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम अपने प्राणों का भी बलिदान हंसते हंसते दे सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? अब चूंकि ये वो दौर था जब भारत पराधीन था और भारत को वो स्वाधीनता दिलाना चाहते थे, इसके लिए लोगों को तैयार कर रहे थे अरविंद घोष। समझ रहे मेरी बात? उनके अंदर ये चाहते थे कि राष्ट्रभक्ति का भाव जागृत हो। जब उन्हें लगेगा कि भाई राष्ट्र पराधीनता का शिकार है, इसे स्वाधीन बनाना है और इसके लिए हमें सर्वोच्च बलिदान की जरूरत है, तो हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से इसके लिए तैयार रहेंगे। वो कहते हैं कि राष्ट्र की सेवा ईश्वर की पूजा है। समझ रहे मेरी बात? राष्ट्र की सेवा ईश्वर की पूजा है। ठीक है। अब अरविंद घोष के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को आलोचकों के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया है। अब कुछ लोगों का यह कहना है कि चूंकि इन्होंने जिस राष्ट्रवाद की अवधारणा को प्रतिपादित किया है वो बेसिकली हिंदू धर्म से प्रभावित है, तो ऐसे में इनकी अवधारणा को हम सेकुलर तो नहीं कह सकते, किसी धर्म विशेष के प्रभाव में है। तो इन पर आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी सोच सांप्रदायिक है, प्लस ये हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। और एक पश्चिमी चिंतक है बेनेडिक्ट एंडरसन। एंडरसन का कहना है कि चाहे आप किसी भी तरह के राष्ट्र की बात कर लें, बेसिकली वो मार्क्सवाद से प्रेरित है, तो मार्क्सवादी तो राष्ट्र को मिथ्या चेतना कहते हैं कि राष्ट्र जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो उसका कहना है कि राष्ट्र महज हमारी कल्पना में होता है, वास्तव में राष्ट्र जैसी कोई चीज नहीं होती। और राष्ट्र को हम अपनी कल्पना में कैसे जीवित रखते हैं? कुछ प्रतीकों के माध्यम से, कुछ संकेतों के माध्यम से। जैसे भारत को याद करना हो तो आपकी जेहन में तिरंगा झंडा आ जाएगा, जन गण मन राष्ट्रगान आ जाएगा, वंदे मातरम राष्ट्रगीत, है ना, अशोक एम्ब्लेम, ये सारी चीजें आपकी जेहन में रिफ्लेक्ट कर जाएगी और आप तुरंत इसे कनेक्ट कर लेंगे। किससे? भारतवर्ष। तो एंडरसन का कहना है कि यह महज केवल हमारी कल्पनाओं में जीवित रहता है, और जो हमारी कल्पना में है इसे लोगों की कल्पना का हिस्सा बनाया जा सके, इसके लिए प्राधान्य की संस्थाओं का सहारा लिया जाता है। प्रेस, मीडिया, लेख, इन सब के माध्यम से आम व्यक्ति तक यह सूचना पहुंचा दी जाती है कि इन इन प्रतीकों तथा संकेतों का जब भी संदर्भ आए, समझ जाना कि इनका संदर्भ अमुक देश से है, और इस तरह से राष्ट्रवाद को प्रसारित किया जाता है। समझ रहे मेरी बात? तो इस तरीके से इनकी आलोचना की गई है। तो हम लोगों ने कल यही पढ़ा था, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत या आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पर अरविंद घोष के विचार। तो इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग अरविंद घोष द्वारा प्रतिपादित निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। टेक डाउन प्लीज। अरविंद घोष ने राष्ट्र की पश्चिमी अवधारणा की आलोचना की है, तथा
तथा आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार प्रस्तुत किया है। तथा आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार प्रस्तुत किया है। अरविंद के अनुसार राष्ट्र की पश्चिमी अवधारणा राष्ट्र को केवल भौतिक व मानसिक तत्व के रूप में देखती है। राष्ट्र को केवल भौतिक व मानसिक तत्व के रूप में देखती है। पश्चिमी चिंतन में राष्ट्र का अभिप्राय किसी ऐसे भौगोलिक परिक्षेत्र से है। राष्ट्र का अभिप्राय किसी ऐसे भौगोलिक परिक्षेत्र से है जहां निवास करने वाली जनता की साझी विरासत मिलती जुलती खान पान रहन सहन पहनावा ओढ़ावा साझे हित तथा उन हितों की प्राप्ति हेतु साझे साधनों का प्रयोग होता हो। और इस प्रकार लोगों में एक होने का भाव हो। एक होने का भाव हो। यानी पश्चिमी चिंतन राष्ट्र को सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में इंगित करता है। पश्चिमी चिंतन राष्ट्र को सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में इंगित करता है, मतलब निरूपित करता है। जबकि अरविंद घोष इससे अलग हटकर राज्य को यानी राष्ट्र को
जबकि अरविंद घोष इससे अलग हटकर राष्ट्र को आध्यात्मिक संदर्भ में निरूपित करते हैं। राष्ट्र को आध्यात्मिक संदर्भ में निरूपित करते हैं। अरविंद के अनुसार राष्ट्र एक ऐसी सत्ता है राष्ट्र एक ऐसी सत्ता है जिसके माध्यम से हम अपने देशवासियों में राष्ट्र एक ऐसी सत्ता है जिसके माध्यम से हम अपने देशवासियों में ईश्वर की छवि देखते हैं। राष्ट्र एक ऐसी सत्ता है जिसके माध्यम से हम अपने देशवासियों में ईश्वर की छवि देखते हैं। इनके आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर सुस्पष्ट रूप से वेदांत दर्शन का प्रभाव दिखता है। सुस्पष्ट रूप से वेदांत दर्शन का प्रभाव दिखता है। वेदांत दर्शन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की अंतरात्मा में यानी अंतःकरण में, प्रत्येक व्यक्ति की अंतरात्मा अथवा अंतःकरण में ईश्वर का वास होता है। प्रत्येक व्यक्ति की अंतरात्मा में ईश्वर का वास होता है। वेदांत के इसी मत से प्रेरित होकर अरविंद राष्ट्र में भी ईश्वर की छवि देखते हैं। जिसे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद कहते हैं। अरविंद के शब्दों में राष्ट्र ना तो कोई भौगोलिक परिक्षेत्र है। अरविंद के शब्दों में राष्ट्र ना तो कोई भौगोलिक परिक्षेत्र है, ना ही कोई भूमि का टुकड़ा। यह कोई शाब्दिक रचना अथवा मानसिक कल्पना भी नहीं है। यह कोई शाब्दिक रचना
अथवा मानसिक कल्पना भी नहीं है, बल्कि यह इसका गठन करने वाले करोड़ों लोगों की शक्ति है। उन्होंने भारतीय राष्ट्र को भारत में निवास करने वाले करोड़ों लोगों के दैवीय शक्ति का रूप माना है। करोड़ों लोगों के दैवीय शक्ति का रूप माना है। तथा राष्ट्र की तुलना एक विराट पुरुष से की है। तथा राष्ट्र की तुलना एक विराट पुरुष से की है। तथा राष्ट्र की तुलना एक विराट पुरुष से की है, जो अपने करोड़ों घटकों के रूप में अभिव्यक्त होता है। जो अपने करोड़ों घटकों के रूप में अभिव्यक्त होता है। राष्ट्र को आध्यात्मिक रूप देने के कारण अरविंद यह मानते हैं, राष्ट्र को आध्यात्मिक रूप देने के कारण अरविंद यह मानते हैं कि राष्ट्रीय आजादी के लिए लड़ना या देश की आजादी के लिए लड़ना कोई राजनीतिक कार्य नहीं है। देश की आजादी के लिए लड़ना कोई राजनीतिक कार्य नहीं है, बल्कि यह एक धार्मिक कार्य है। देश की आजादी के लिए लड़ना कोई राजनीतिक कार्य नहीं है, बल्कि यह एक धार्मिक कार्य है। अरविंद के अनुसार राष्ट्र के लिए संघर्ष करना, लड़ना यज्ञ तथा हवन करने के समान है। राष्ट्र के लिए संघर्ष करना यज्ञ के समान है। राष्ट्र के लिए संघर्ष करना यज्ञ के समान है। जिस प्रकार यज्ञ में आहुति दी जाती है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीय संघर्ष में त्याग करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीय संघर्ष में त्याग करना पड़ता है।
और त्याग का फल ही, त्याग का परिणाम ही राष्ट्रीय स्वाधीनता है। त्याग का परिणाम ही राष्ट्रीय स्वाधीनता है। अरविंद राष्ट्रवाद को ईश्वर से प्रेरित शक्ति मानते हैं। अरविंद राष्ट्रवाद को ईश्वर से प्रेरित शक्ति मानते हैं, जिसका किसी भी हथियार से दमन नहीं किया जा सकता। जिसका किसी भी हथियार से दमन नहीं किया जा सकता। अरविंद राष्ट्रवाद को ईश्वर से प्रेरित शक्ति मानते हैं, जिसका किसी भी हथियार से दमन नहीं किया जा सकता। यानी राष्ट्रवाद अमर है, यानी राष्ट्रवाद अमर है। इसी आधार पर अरविंद घोष ने, इसी आधार पर अरविंद घोष ने भारतीय राजनीति में नरमपंथियों द्वारा अपनाई गई नीति का विरोध किया है, आलोचना की है। इसी आधार पर अरविंद ने भारतीय राजनीति में नरमपंथियों द्वारा अपनाई गई नीति का विरोध किया है। और सुधार की जगह, संशोधन की जगह पूर्ण स्वतंत्रता पर बल दिया है। और संशोधन की जगह पूर्ण स्वतंत्रता पर बल दिया है। अरविंद घोष के अनुसार, अरविंद घोष के अनुसार पाश्चात्य जगत भौतिकता में लीन है। उपभोक्तावाद का शिकार है। उपभोक्तावाद का शिकार है, जिसकी वजह से राष्ट्रवाद के सही स्वरूप को नहीं समझ पाया, जिसकी वजह से राष्ट्रवाद के सही स्वरूप को नहीं समझ पाया। अरविंद के शब्दों में भारत का राष्ट्रवाद पश्चिमी जगत के लिए भी मिसाल बनेगा। भारत का राष्ट्रवाद पश्चिमी जगत के लिए भी उदाहरण बनेगा, मिसाल बनेगा। तथा भारत की आजादी, तथा भारत की आजादी केवल भारत ही नहीं, बल्कि केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के हित में होगी। भारत की आजादी केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के हित में होगी।
भारत में व्याप्त तमाम प्रकार की विविधताओं के बावजूद अरविंद घोष अपने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के तहत यह विश्वास दिलाते हैं, अपने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के तहत यह विश्वास दिलाते हैं कि भारतीयों में एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने की पूरी योग्यता है। भारतीयों में एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने की पूरी योग्यता है। भारत में व्याप्त विविधताएं इसमें बाधक नहीं है। भारत में व्याप्त विविधताएं लोगों के एक होने के मार्ग में बाधक नहीं है। ध्यातव्य है अरविंद घोष ने अपने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की धारणा में किसी विशेष धर्म को शामिल नहीं किया, बल्कि वे सभी भारतीयों को बिना किसी भाषाई, क्षेत्रीय, धार्मिक, नृजातीय इत्यादि विभेदों के भारतीय राष्ट्र का हिस्सा माना है। भारतीय राष्ट्र का हिस्सा माना है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। चेंज द पैराग्राफ। आलोचकों ने अरविंद घोष के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत को हिंदू दर्शन से प्रेरित माना है। हिंदू दर्शन से प्रेरित माना है, जो व्यवहार में हिंदू दर्शन से प्रेरित माना है, जो व्यवहार में भारत के अंदर सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया। साथ ही साथ यह भी आरोप लगाया जाता है, कि चूंकि उन्होंने धार्मिक आधार पर
धार्मिक आधार पर आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार दिया, लिहाजा उसे विज्ञान की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। धार्मिक आधार पर आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार दिया, लिहाजा लिहाजा उसे विज्ञान की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। यानी आज के वैज्ञानिक युग में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी आज के वैज्ञानिक युग में स्वीकार नहीं किया जा सकता। मार्क्सवादी विचारकों ने राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद को मिथ्या चेतना करार दिया है, फॉल्स कॉन्शियसनेस। राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद को मिथ्या चेतना करार दिया है। बेनेडिक्ट एंडरसन के अनुसार बेनेडिक्ट एंडरसन के अनुसार राष्ट्र एक कल्पना जनित समुदाय है। राष्ट्र एक काल्पनिक समुदाय है। यह अवास्तविक है। यह अवास्तविक है, यानी वास्तविक जगत में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यानी वास्तविक जगत में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यानी वास्तविक जगत में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह यानी राष्ट्र हमारे मस्तिष्क की उपज है। यह हमारे मस्तिष्क की उपज है, हमारी कल्पना की देन है। एंडरसन के अनुसार, यानी बेनेडिक्ट एंडरसन के अनुसार, राष्ट्रीय प्रतीकों राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय प्रतीकों राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान जैसी संकल्पनाओं का सहारा लेकर हमारे मन में यह झूठा विचार पैदा किया जाता है कि हम सभी एक राष्ट्र हैं। हमारे मन में यह झूठा विचार पैदा किया जाता है कि हम सभी एक राष्ट्र हैं। तथा देश की शिक्षा प्रणाली व प्राधान्य की संस्थाएं, देश की शिक्षा प्रणाली व प्राधान्य की संस्थाएं यानी मीडिया, प्रेस, लेख,
इत्यादि इसमें सहायता करते हैं। आलोचकों का यह भी मानना है कि अरविंद का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार वर्तमान युग में आतंकी तथा वर्तमान युग में आतंकी तथा हिंसक घटनाओं को आतंकी तथा हिंसक घटनाओं को उचित ठहराने का एक माध्यम बन सकता है। क्लियर है ये बात? तो इस तरह से हम लोगों ने अरविंद घोष के चिंतन का पहला फेसेट यानी आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पर उनके विचार को कंप्लीट कर लिया, समझने के साथ साथ लिख भी लिया। अब हम सीधे बात करेंगे इनके दूसरे फेसेट पे, मतलब चिंतन के दूसरे बिंदु पर। दूसरा बिंदु क्या है? निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत। तो इसके बारे में बेसिकली अरविंद घोष अपनी रचना द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव डिटरेंस के अंदर समझाते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत, पैसिव डिटरेंस या पैसिव रेजिस्टेंस। द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। अब देखिए इसके बारे में हाँ, जीशान करें सर, आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। हाँ जी बताएं जीशान। ये रिक्वेस्ट है कि स्लो लिख पाएं। स्लो ही लिख पा रहे थे माधुरी? ठीक है, कपिल, शाहिद, पवन। पवन कह रहे हैं सांदर्भिक उपागम, यानी पीछे का पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब आगे टॉपिक में हम लोग बढ़ते हैं। आरपी सिंह, लोकल गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में डिफरेंस बता दीजिए। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। स्थानीय शासन, स्थानीय स्वशासन। अच्छा, माधुरी कर रही है क्या? बहुत स्लो लिखवा रहे हैं। चलिए आगे से मैं ध्यान रखूंगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा दूंगा, डोंट वरी, है ना। हम तो स्लो इसलिए लिखवाते हैं ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में जुड़े हैं, अभी वो इतनी हैबिचुअल नहीं हुए हैं।
पैसिव रेजिस्टेंस, दिलखुश रेजिस्टेंस, या पैसिव डिटरेंस। द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, आरपी सिंह, सुहाना। ठीक, आइए जरा इसको समझते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत। देख रहे हैं ये सारे सिद्धांत कितने इंटरेस्टिंग हैं, है ना। अब तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, और पश्चिम के राष्ट्र और राष्ट्रवाद की संकल्पना से आप पहले से परिचित थे, कुछ नया थोड़ी हमने बताया, है ना। जब आपको राष्ट्र राज्य की अवधारणा बताया होगा उसी समय आप समझ गए होंगे। पवन कह रहे कि अच्छा ये आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के विचार को सांदर्भिक उपागम के रूप में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं। उन दिनों के लिए उन्हें यह लगा कि उचित है भाई, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन को, राष्ट्रीय संघर्ष के अभियान को अगर थोड़ा धार्मिक रूप दे दिया जाए तो इससे संभव है बड़ी संख्या में जनता स्वाधीनता आंदोलन से अपने आप को जोड़ पाएगी। और अरविंद घोष का इंटेंशन भी यही था, है ना। वो तो आलोचकों के दृष्टिकोण से हम लोगों ने कहा ना कि आलोचक इन पर आरोप लगाते हैं कि इससे भारत की राजनीति में आगे चलकर सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला, है ना। बट उस संदर्भ के लिए अरविंद घोष का विचार ठीक था। अगर ठीक नहीं होता तो बताइए, आज आपके आईएएस के सिलेबस में इसे पढ़ रहे होते? नहीं। ठीक है पवन, अनमोल, पुष्मेश। तो देखिए, निष्क्रिय प्रतिरोध। पहली बात, अरविंद घोष स्वाधीनता संग्राम के अंदर नरम पंथियों के विचारों से सहमत नहीं थे। आपने अभी अभी इनके आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के विचार को पढ़ा ना। ये सुधारवादी नहीं थे, ये क्या थे? आमूल परिवर्तनवादी। ये साफ साफ चाह रहे थे कि भारत को पूर्ण मुक्ति मिलनी चाहिए, पूरी आजादी मिलनी चाहिए, पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए, है ना। मतलब पूरी आजादी, संपूर्ण मुक्ति मिलनी चाहिए। ये नहीं कि अंग्रेजी हुकूमत जैसे काम कर रही है, जिन जिन मुद्दों पर जनता को आपत्ति है उन मुद्दों में सुधार कर लो, बात बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अभिषेक करें, दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी भाषा के प्रति बढ़ती नफरत का कारण क्या है और इसका समाधान क्या होगा? यदि ऐसा प्रश्न मेंस या इंटरव्यू में पूछा जाए तो क्या जवाब होगा? देखो जी, पहली बात अभिषेक, दक्षिण भारतीय कहें या अहिंदी भाषी कहें, अहिंदी भाषियों में अगर हिंदी भाषा को लेकर दुराव का भाव पैदा हो रहा है तो मेरा मानना है कि सबसे पहले हिंदी भाषियों को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए, रवि कह रहे हैं कि सर प्लीज चैट बंद कर दीजिए। अच्छा कोई नहीं रवि, बस इनके प्रश्न को थोड़ा मैं एड्रेस कर दूं। हाँ, हालांकि इस प्रश्न का ऑनगोइंग टॉपिक से कोई संबंध नहीं है, बट संक्षेप में 2 मिनट सुन लीजिए, है ना। नहीं नहीं, सन ऑफ सॉइल तो सेकेंडरी इशू है पवन। सबसे बड़ा हिस्सा, मतलब सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना, वो डोमिनेंस का है। पहली बात, हिंदुस्तान में बताइए सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। और पता चला कि सरकार की नीतियों में या सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से आप हिंदी को कुछ इस तरीके से जताने का प्रयास करें जिसके सामने दूसरी सभी भाषाएं बौनी पड़ जाए, तो बताइए उन भाषाओं के बोलने वाले लोग क्या इसे पसंद करेंगे? आप तमाम लोगों से देखेंगे, कई बार मैं देखा हूं टीवी चैनल पर बैठे हुए लोग ये बोल देते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये आपके अंदर अति अहंकार आया कहां से? आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जबकि भारत में राष्ट्रभाषा जैसी कोई संकल्पना ही नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात?
तो भाई अन्य भाषाओं के लोगों को ये लगेगा ना कि भाषाई रूप से हमारी संख्या कम है, तो इस वजह से डिक्टेटरशिप ऑफ मेजॉरिटी हमारे ऊपर काम कर रही है। क्योंकि हिंदी भाषी बहुसंख्यक हैं, तो हमारे ऊपर बहुसंख्यकों की तानाशाही थोपने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से वो लामबंद होते हैं। अभिषेक करें, कल मेरे दुकान पर कुछ लोग आए जो कहकर गए कि मराठी ही बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसे तो ये खुराफाती तत्व हैं। मैं इन तत्वों को ध्यान में रखकर आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा हूं। क्योंकि आपने दक्षिण भारत की बात की, महाराष्ट्र दक्षिण भारतीय राज्य नहीं है ना, पश्चिम का राज्य है ना, महाराष्ट्र गुजरात। तो दक्षिण भारतीय राज्यों में ये वाला इशू है। महाराष्ट्र में तो पूरी तरह से पॉलिटिकल मामला है ना, पॉलिटिकल मामला है। पहले शिवसेना के द्वारा ये उठाया जाता था, फिर बाद में मनसे के द्वारा, तो पॉलिटिकल स्टंट है। उसको औपचारिक चर्चा का हिस्सा क्या ही बनाएंगे, बस ये कहेंगे कि ये गलत है ना। अभिषेक बता रहे हैं कि उनकी दुकान में आके सबने धमकी दिया, ये गलत बात है। समझ रहे मेरी बात? हाँ, किसी भाषा का हमें अपमान नहीं करना चाहिए। अब भाषा के प्रति सम्मान दिखाने का यह मतलब कतई नहीं है कि वो भाषा हमें आनी ही चाहिए। संभव नहीं है ना, हर व्यक्ति कितनी भाषा जानेगा बताइए। शिवम, हाँ, और दक्षिण भारत में तो आपको बताऊं, मेन बात यह है भाषाई रूप से असुरक्षा का भाव। समझ रहे मेरी बात? आप देख लीजिए, इंडियन पॉलिटिक्स को ले लो। इंडियन पॉलिटिक्स को आपको नहीं लगता कि हिंदी स्पीकिंग जोन अधिक डोमिनेट करता है? भारत की राजनीति में वही राजनेता सबसे अधिक सफल है जो हिंदी भाषा पे पकड़ रखता है। अगर पैन इंडियन लेवल पे उसे अपनी डोमिनेंस बढ़ानी है, पॉपुलैरिटी बढ़ानी है, अब जरा सोचिए, अगर हिंदी भाषा की समझ मोदी जी को नहीं होती तो क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन हिंदी भाषी राज्यों में लोकप्रिय हो पाते? वो नहीं हो पाते, क्योंकि हिंदी पट्टी की आबादी अधिक है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो दक्षिण भारतीयों को कचोटते हैं भाषाई रूप से। हाँ, अब जैसे कई बार देखेंगे कि परीक्षाओं के संदर्भ में अगर भाषाई भेदभाव को लेकर लोग आंदोलित होते हैं, तो उसमें बस हिंदी वर्सेस इंग्लिश बना दिया जाता है। जबकि क्या बनाया जाना चाहिए? इंडियन लैंग्वेजेस वर्सेस इंग्लिश। ठीक है शिवम। अच्छा, राणे जी ने करारा जवाब दिया। आगे उनको भी मैं बोलूंगा कि वो भी पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं और कर रही हैं। और मराठी तो वैसे भी, मराठी और हिंदी में बहुत अंतर थोड़ी है। मेरा मानना है कि अगर कोई निरंतर 3-4 साल महाराष्ट्र में रह जाए तो आम बोलचाल वाली मराठी सीख जाए, है ना। मराठी बड़ी आसान है, गुजराती भी इनफैक्ट देवनागरी ही तो है। स्क्रिप्ट अगर सेम है तो उससे संबंधित भाषाओं में बहुत उभयनिष्ठता होती है ना। तो देखिए, अरविंद घोष कहते हैं कि भाई राष्ट्र की हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, है ना। ये देश की आजादी की बात करते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन व्यवस्था में सुधार की पेशकश नहीं करते, है ना। यानी अंग्रेजी हुकूमत से पूर्ण मुक्ति की बात करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अरविंद घोष सुधार की बात नहीं करते हैं और बता रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ फिरंगियों के शासन से, यानी अंग्रेजी सत्ता से मुक्ति के लिए अलग अलग तरकीब अपनाई जा रही है, अलग अलग तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, है ना। कहने का मतलब
कि अंग्रेजों से मुक्ति के लिए या अंग्रेजी सत्ता से मुक्ति के लिए हमारे पास तीन विकल्प है, तीन विकल्प। फिरंगी समझ रहे हैं ना? फिरंगियों से मुक्ति के लिए हमारे पास तीन संभावित विकल्प है। किसका विकल्प? संघर्ष का विकल्प, संघर्ष का। अब वो किस तरह का संघर्ष होगा भाई? तो अरविंद कहते हैं कि एक तो संशोधनवादियों, संशोधनवादी समझ रहे हैं? नरमपंथी, नरमपंथी सुधारवादी। संशोधन मतलब सुधार होता है ना। संशोधनवादियों अथवा सुधारवादियों अथवा नरमपंथियों की तरह अनुनय विनय व प्रार्थना पत्र देने की परंपरा, प्रार्थना पत्र ज्ञापित करने की परंपरा, है ना। अरविंद घोष कहते हैं कि यह परंपरा एकदम बेकार है, किसी काम की नहीं है। इस प्रणाली में कोई दम नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अरविंद इसके विरोधी हैं। मतलब नरमपंथियों की जो कार्य प्रणाली है देश की आजादी के संदर्भ में, अरविंद उसका विरोध करते हैं, है ना। दूसरा, अंग्रेजों से मुक्ति पाने का, आजाद होने का दूसरा तरीका क्या है? वह तरीका जो गर्मपंथियों के द्वारा अपनाया जाता है। गर्मपंथियों का हिंसक तरीका, अरविंद कहते हैं ये बहुत बुरा तरीका तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये जायज नहीं है। अनमोल, गर्मपंथियों के तरीके को भी ये बहुत पसंद नहीं करते। हालांकि हिंसा से इन्हें गुरेज नहीं है, लेकिन ये मान के चलते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत एक बेहद ताकतवर हुकूमत है, संगठित सत्ता है। अगर उसके खिलाफ हम हिंसा करेंगे तो संभव है वो दुगनी हिंसा करके हमें कुचल डालेगी। समझ रहे हैं शाहिद, शिवम, आरती, अनमोल? हाँ, बिल्कुल। तो गर्मपंथियों के हिंसक तरीके से भी ये बहुत इत्तेफाक नहीं रखते, और फिर बताते हैं कि एक और तरीका है, और अगर उस तरीके का आप अनुसरण किए तो अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित रहेंगे। और वो तरीका कौन सा है? निष्क्रिय प्रतिरोध का तरीका। अरविंद कहते हैं
यही सबसे उपयुक्त तरीका है। अब हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब क्या है ना। हाँ, अरविंद घोष गांधी की तरह अहिंसा के पुजारी नहीं हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। साम दाम दंड भेद, उसके पीछे भी पॉलिटिक्स है। कि उन्हें मालूम है कि गोला बारूद के साथ जाएंगे तो सामने वाले हमारे जो ओपोनेंट्स हैं, हुकूमत में बैठे हुए लोग हमसे अधिक ताकतवर है, वो हमें रौंद देंगे। लेकिन इशारे इशारे में ये भी कहते हैं कि अगर सत्ता यानी हुक्मरान हिंसा पे उतारू हो गए और लग रहा है कि वो पूरी तरह हिंसा का मार्ग अपनाएंगे, तो अपने को भी सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, जम के जवाब देने का। समझ रहे मेरी बात। प्लस अगर पता चला कि किसी अवसर पे हुक्मरान कमजोर हुए तो हिंसा कर डालिए, नो टेंशन। आपको नहीं लगता कि ये अवसर के अनुकूल हिंसा की बात कर रहे हैं? अवसरवादी। बिल्कुल सही कहा स्नेहा आपने, यथार्थवादी। हाँ, तो देखिए निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध जो है ना, ये एक प्रकार की संगठित कार्यवाही है ना। और इस कार्यवाही में व्यापक स्तर पे जन भागीदारी, व्यापक स्तर पर जन भागीदारी देखने को मिलती है। अच्छा, व्यापक जन भागीदारी के माध्यम से की जाने वाली संगठित अथवा सामूहिक कार्यवाही अहिंसक होगी। समझ रहे हैं मेरी बात। अहिंसक होगी। और यह कार्यवाही किसके अगेंस्ट की जाएगी? ताकतवर सत्ता के विरुद्ध। ताकतवर सत्ता के विरुद्ध, यानी अगर सत्ता या सत्ता में बैठे हुए लोग ताकतवर हैं, है ना, तो उनके खिलाफ आम जनता सामूहिक रूप से संगठित होकर कार्यवाही करेगी, विरोध करेगी। विरोध का तौर तरीका अहिंसक होगा। क्यों अहिंसक होगा? इसलिए कि अगर हिंसा का सहारा लिया गया तो दो नुकसान है। पहला, सत्ता में बैठे लोग आंदोलन को कुचल देंगे। दूसरा, अगर आंदोलन हिंसक है तो व्यापक स्तर पे जन भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। मान लीजिए कोई कुछ लोग इकट्ठा हुए और आंदोलित होने के बारे में सोच रहे हैं, आसपास के इलाके के लोगों को सूचित कर रहे हैं कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में आंदोलन में आइए, और ना सिर्फ आंदोलन में आइए बल्कि अपने साथ एक बैग में 4-6 गोले बारूद भी लेकर आइए, ईंट पत्थर भी लेकर आइए। आपको नहीं लगता कि घर के बड़े बुजुर्ग मना कर देंगे, कहीं नहीं जाना है आंदोलन में? मना कर देंगे कि नहीं? हाँ। लेकिन पता चला कि नहीं, शांतिपूर्ण आंदोलन संचालित होने वाला है,
तो कोई रोक टोक भी नहीं होगी, घर वाले भी अलाउ कर देंगे, जाओ भाई। समझ रहे हैं? इनका कहना है कि निष्क्रिय प्रतिरोध के अंदर जनता को बड़े स्तर पे राष्ट्रीय संघर्ष से जुड़ने का अवसर मिलता है ना, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी है, अहिंसक है, अहिंसक है। और जब जनता अपने आप को राष्ट्रीय संघर्ष से जोड़ेगी तो आपको नहीं लगता उसके मन में भी त्याग का भाव आएगा, उसके मन में भी त्याग का भाव आएगा। आप जैसे मान लीजिए अभी तक प्रत्यक्षतः समाज सेवा से जुड़ा हुआ आप कोई काम नहीं करते, लेकिन पता चला अचानक आपको किसी माध्यम से किसी ऐसे संगठन से जोड़ दिया गया जिस संगठन में काम करने वाले सभी लोग समाज सेवा को लेकर 100% समर्पित हैं, तो उनके सानिध्य में जाते ही आप बताइए आपके मन में भी समाज सेवा का भाव जागृत होगा कि नहीं? जागृत हो जाए। तो भाई जनता फिरंगियों का विरोध, अंग्रेजी हुकूमत का विरोध कब करेगी? जब विरोध में निकाले गए आंदोलनों का हिस्सा बनेगी। निष्क्रिय प्रतिरोध उसके लिए सबसे बढ़िया माध्यम है। इससे जनता को राष्ट्रीय मुक्ति के अभियान में बड़ी संख्या में जोड़ा जा सकेगा। यह बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यहां फिरंगी का मतलब केवल अंग्रेजों से नहीं है, पश्चिमी लोगों के लिए या विदेशी, है ना। हाँ, अब देखो निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या होता है कि जनता की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन होता है, सामूहिक शक्ति का। इससे सत्ता पे प्रभाव पड़ता है। कम से कम सत्ता को इतना तो लग जाता है कि जनता का बड़ा हिस्सा हमारी करतूतों से खुश नहीं है। समझ रहे मेरी बात? अच्छा, एक और चीज आगे देखेंगे कि चूंकि सामूहिक विरोध जिसमें जनता अहिंसक साधनों का प्रयोग कर ताकतवर सत्ता से टकराती है, इसको निष्क्रिय प्रतिरोध बोला गया। इसी में 1-2 डिग्री और आगे बढ़ते हुए आगे पढ़ेंगे महात्मा गांधी का चिंतन, तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का विचार प्रकट किया। सत्याग्रह जो है ना, वो निष्क्रिय प्रतिरोध का ही संवर्धित रूप है। सत्याग्रह में बस फर्क यह है कि वहां अवसर के अनुसार भी या अवसर के आधार पर भी हिंसा की इजाजत नहीं होती। सत्याग्रह में अहिंसा को जीवन दर्शन के रूप में लिया जाता है। मतलब एक जो सत्याग्रही होगा वो जिसके विरोध में निकला हो या जिसके विरोध में आंदोलित हो रहा हो, अपनी विरोधी को किसी भी कीमत पे क्षति पहुंचाना नहीं चाहेगा। आत्म उत्पीड़न को बढ़ावा दिया जाता है सत्याग्रह में। आत्म उत्पीड़न, सत्याग्रही आमरण अनशन पे बैठ जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा, स्वयं से ही शारीरिक यातना देगा अपने आप को, क्योंकि इसमें मेन बात यह होती है कि विरोधी के हृदय परिवर्तन पर बल दिया जाता है। समझ रहे मेरी बात? इसमें व्यक्ति का विरोध नहीं होता, व्यक्ति की करतूतों का विरोध होता है ना। ध्यान रखिएगा, निष्क्रिय प्रतिरोध में अपनाई जाने वाली अहिंसा किसी भी कीमत पे जीवन दर्शन नहीं है। यहां अहिंसा को जीवन दर्शन के रूप में नहीं अपनाया जाता। मतलब ये मान के चलिए कि यहां अहिंसा महज एक अस्त्र है, सीधी सी बात है। यहां अहिंसा को एक अस्त्र के रूप में अपनाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आवश्यकता पड़ी तो अवसर के अनुकूल हिंसा की जा सकती है।
अवसर के अनुरूप हिंसा की इजाजत होती है। यहां तो हिंसा जानबूझ के नहीं अपनाई जाती कि प्रतिद्वंदी बहुत ताकतवर है। समझ रहे हैं मेरी बात? ना, इनएक्टिव रेजिस्टेंस, इनएक्टिव को ही पैसिव कहते हैं, है ना। सिद्धांत, सिद्धांत, डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत होता है, सिद्धांत। अरे भाई, सिद्धांत आपको बताएं, सिद्धांत का मतलब कि व्यवस्थित अध्ययन, है ना। अब देखिए, अब सवाल ये उठता है कि अहिंसक तरीके से विरोध किया जाएगा किसके माध्यम से? व्यापक जन समुदाय के द्वारा। तो अभी तक तो हम लोग केवल शाब्दिक रूप से पढ़ रहे हैं ना कि अहिंसक तरीके से विरोध। व्यवहार में वो विरोध कैसा होगा? समझ रहे हैं मेरी बात? तो व्यवहार में वो विरोध कुछ इस प्रकार होगा कि मान लीजिए हम सरकारी सेवा के हिस्से हैं, तो अपनी सेवा नहीं देंगे, चाहे तुम हमें हटा दो। सरकार ने कोई नीति लागू की, हम उसका अनुपालन नहीं करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? सरकार हम पे विदेशी थोप रही है कि अंग्रेजी पढ़ो वगैरह वगैरह, हम स्वदेशी अपनाएंगे, हम विदेशी नहीं अपनाएंगे, है ना। हम स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देंगे, हम स्वदेशी रहन सहन को अपनाएंगे, हम स्वदेशी न्याय प्रणाली को अपनाएंगे। अंग्रेज हमसे कहेंगे लॉ कोर्ट्स में जाओ, कानून की अदालतों में जाओ, वही मामले का निपटान होगा। हम क्या करेंगे? हम लॉ कोर्ट्स में जाएंगे ही नहीं। हम पंच परमेश्वर के माध्यम से, जो पंचायती राज प्रणाली है न्याय की, उसके अनुसार न्याय कर लेंगे। इस तरीके से सत्ता का विरोध किया जाता है। अब वो हमें मजबूर करेंगे कि नहीं जी, ये तो अवैध है, ये गैर कानूनी है, ये 5 लोग बैठकर कौन होते हैं न्याय करने वाले? तो हम कहेंगे हमारा कोई मामला ही नहीं है। अब वो क्या कर लेंगे इस पर? कुछ नहीं कर सकते। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार का मतलब गोली बारूद नहीं फेंकेंगे, हम उनका प्रयोग ही नहीं करेंगे। तो निष्क्रिय प्रतिरोध में इस प्रकार के प्रतिरोध पैदा किए जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, मन में गुस्से का भाव होता है, लेकिन हम गुस्सा जाहिर नहीं होने देते, गुस्से को हिंसक तरीके से प्रदर्शित नहीं करते। और अगर लगा कि अमुक संदर्भ में हम अपने गुस्से को हिंसक रूप दे सकते हैं, तो दे देंगे अवसर के अनुसार। क्लियर है ये? निष्क्रिय प्रतिरोध। हाँ, तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना कि अरविंद के निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत से ही प्रभावित होकर गांधी जी सत्याग्रह की अवधारणा को अपनाते हैं। हालांकि निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में जो बुनियादी अंतर है वो ये है कि सत्याग्रह में किसी भी कीमत पर हिंसा का दामन नहीं थामा जाता, वहां सदैव अहिंसक बना जाता है। क्लियर ये बात? सत्याग्रह में शारीरिक शक्ति की जरूरत ही नहीं है, आत्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। आपके इरादे कितने बुलंद हैं, आपकी सोच और विचार कितने समृद्ध हैं, ये मायने रखता है।
बच्चा, बूढ़ा, अपंग, आपको नहीं लगता हर कोई सत्याग्रही बन सकता है? क्योंकि शारीरिक शक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। उसे लाइफ फिलॉसफी माना जाता है सत्याग्रह को। ध्यान रखिएगा, निष्क्रिय प्रतिरोध ये लाइफ फिलॉसफी नहीं है। क्लियर है रवि, पवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आप समझ पाए अरविंद घोष के निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत? है ना, ये जो सिद्धांत देते हैं ये बेसिकली स्वाधीनता की मुहिम के अंदर, इसके पीछे इनका मेन मकसद यही है कि राष्ट्रीय मुक्ति के लिए हो रहे संघर्ष में बड़ी से बड़ी संख्या में जनता को जोड़ा जा सके। जब जनता को जोड़ेंगे, जब जनता अपने आप को राष्ट्रीय मुक्ति से संबंधित आंदोलनों व संघर्षों का हिस्सा बनाएगी, तो उसके अंदर त्याग की भावना प्रस्फुटित होगी, है ना, त्याग की भावना जागृत होगी। ठीक है जतिन, हाँ, तो इसको लिख लीजिए, निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत। टेक डाउन प्लीज। निष्क्रिय प्रतिरोध संघर्ष अथवा आंदोलन की एक ऐसी पद्धति है संघर्ष अथवा आंदोलन की एक ऐसी पद्धति है संघर्ष अथवा आंदोलन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें जनता सामूहिक रूप से लामबंद होकर, लामबंद समझ रहे हैं, एकजुट, जिसमें जनता सामूहिक रूप से लामबंद होकर, सामूहिक रूप से लामबंद होकर अहिंसक तरीकों का प्रयोग करते हुए ताकतवर सत्ता का विरोध करती है। ताकतवर सत्ता का विरोध करती है। ताकतवर सत्ता का विरोध करती है, विरोध करती है। अरविंद घोष के अनुसार, अरविंद घोष के अनुसार भारत में स्वाधीनता प्राप्ति हेतु, भारत में स्वाधीनता प्राप्ति हेतु, स्वाधीनता प्राप्ति हेतु कुल 3 प्रकार के साधनों को अपनाया जा सकता है। पहला, अनुनय विनय, अनुनय विनय, तथा प्रार्थना पत्र भेजने की नरमपंथियों की नीति। अनुनय विनय तथा प्रार्थना पत्र भेजने की नरमपंथियों की नीति। हालांकि अरविंद घोष इसे उचित नहीं मानते, हालांकि अरविंद घोष इसे
उचित अथवा उपयुक्त नहीं मानते। उचित अथवा उपयुक्त नहीं मानते। दूसरा तरीका, क्रांतिकारियों के हिंसक साधन इसे भी अरविंद विफल तरीका मानते हैं। इसे भी अरविंद क्रांतिकारियों के हिंसक साधन, गर्मपंथियों के हिंसक साधन, गर्मपंथियों के हिंसक साधन, इसे भी अरविंद घोष विफल तरीका मानते हैं। विफल, विफल, अनसक्सेसफुल, इसे भी अरविंद घोष विफल तरीका मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार यदि भारतीय हिंसा करेंगे, यदि भारतीय हिंसा करेंगे तो सरकार उससे बड़ी हिंसा करके उसका दमन कर देगी। तो सरकार उससे बड़ी हिंसा करके उसका दमन कर देगी। तीसरा तरीका, निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध, अरविंद इसे सही तरीका मानते थे या मानते हैं, क्योंकि अरविंद इसे सही तरीका मानते हैं क्योंकि क्योंकि इससे जनता की सामूहिक ताकत का बोध होता है। इससे जनता की सामूहिक ताकत का बोध होता है तथा साधन भी अहिंसक होते हैं, तथा साधन भी अहिंसक होते हैं। अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध के अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध के कई रूप बताए हैं, जैसे पहला, सरकार का असहयोग करना। सरकार का असहयोग करना, असहयोग मतलब सरकार की सहायता करने से मना कर देना। सरकार का असहयोग करना। दूसरा, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। नेक्स्ट, स्वदेशी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना।
स्वदेशी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना तथा पाश्चात्य शिक्षा की खिलाफत करना, खिलाफत मतलब बहिष्कार, स्वदेशी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना तथा पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का बहिष्कार करना। पंचायती राज पर आधारित, नेक्स्ट पॉइंट, पंचायती राज पर आधारित न्याय प्रणाली को पंचायती राज पर आधारित न्याय प्रणाली को अपनाना तथा पश्चिमी न्याय प्रणाली का बहिष्कार करना। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अरविंद घोष के निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत को ही संवर्धन के साथ, संवर्धन समझ रहे हैं, परिष्करण, एनरिचमेंट, संवर्धन के साथ गांधी ने, संवर्धन के साथ गांधी ने सत्याग्रह के रूप में अपनाया, सत्याग्रह के रूप में अपनाया। ध्यान रहे, ध्यान रहे, निष्क्रिय प्रतिरोध तथा सत्याग्रह, निष्क्रिय प्रतिरोध तथा सत्याग्रह दोनों ही सामूहिक कार्यवाहियां हैं, दोनों ही सामूहिक कार्यवाहियां हैं तथा दोनों ही में अहिंसक साधनों का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही में अहिंसक साधनों का प्रयोग किया जाता है। फिर भी इन दोनों में, फिर भी इन दोनों में तकनीकी विभेद है, फिर भी इन दोनों में तकनीकी विभेद है, टेक्निकल डिफरेंस है। उदाहरण स्वरूप सत्याग्रह में अहिंसा को एक जीवन दर्शन के रूप में अपनाया जाता है। सत्याग्रह में अहिंसा को एक जीवन दर्शन के रूप में अपनाया जाता है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध में अहिंसा केवल एक राजनीतिक अस्त्र है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध में अहिंसा
केवल एक राजनीतिक अस्त्र है। एक सत्याग्रही प्रत्येक अवस्था में अहिंसा का अनुपालन करता है। एक सत्याग्रही प्रत्येक अवस्था में अहिंसा का अनुपालन करता है, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध में अहिंसा महज एक राजनीतिक अस्त्र की भांति होती है। निष्क्रिय प्रतिरोध में अहिंसा महज एक राजनीतिक अस्त्र की भांति होती है। एक सत्याग्रही प्रत्येक अवस्था में एक सत्याग्रही प्रत्येक अवस्था में अहिंसा का पालन करता है, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध में निष्क्रिय प्रतिरोध में अवसर के अनुकूल हिंसा का प्रयोग भी किया जा सकता है। हिंसा का प्रयोग किया जा सकता है। निष्क्रिय प्रतिरोध में अहिंसा के प्रयोग का अहिंसा को अपनाने का मुख्य कारण यह होता है अहिंसा को अपनाने का मुख्य कारण यह होता है कि प्रतिद्वंदी मजबूत है। मुख्य कारण यह होता है कि प्रतिद्वंदी मजबूत है। अगर प्रतिद्वंदी कमजोर हो तो फिर अहिंसा के प्रयोग का कोई मतलब यहां नहीं है। प्रतिद्वंदी मजबूत हो और हम कमजोर हों। सत्याग्रही, अगला वाक्य लिखिए, सत्याग्रही अपने प्रतिद्वंदी का भी नुकसान करने से बचते हैं। सत्याग्रही अपने प्रतिद्वंदी का भी नुकसान करने से बचते हैं तथा सत्याग्रह में हृदय परिवर्तन पर बल दिया जाता है। सत्याग्रह में हृदय परिवर्तन पर बल दिया जाता है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध में सत्याग्रह में हृदय परिवर्तन पर बल दिया जाता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध में प्रतिपक्षी को परेशान करने तथा उसे नुकसान पहुंचाने का भाव निहित होता है।
प्रतिपक्षी को परेशान करने तथा उसे नुकसान पहुंचाने का भाव निहित होता है। सत्याग्रह में प्रतिपक्षी पर हिंसा करने के बजाय स्वयं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। स्वयं को या स्वयं की बलि देने की कोशिश की जाती है, स्वयं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध के तहत अरविंद यह मानते हैं यदि सरकार पूरी तरह हिंसा पर उतर आई तो व्यक्ति भी हिंसा का सहारा ले सकता है। व्यक्ति भी हिंसा का सहारा ले सकता है। अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध के कई लाभ गिनाए हैं, जैसे इससे जनता बड़े पैमाने पर निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से जनता बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय संघर्ष से जुड़ती है, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ती है तथा उसमें यानी जनता में तथा उसमें त्याग तथा देशभक्ति का भाव जागृत होता है। चूंकि निष्क्रिय प्रतिरोध में स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि निष्क्रिय प्रतिरोध में स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाता है, लिहाजा इससे जनता में आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास का भाव जागृत होता है। आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास का भाव जागृत होता है ना। ऐसा लगता है ना कि हम अपनी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, स्वदेशी का प्रयोग। इससे सरकार पर दबाव बढ़ता है, इससे सरकार पर दबाव बढ़ता है और सरकार जन विरोधी नीतियां अपनाने से बचती है और सरकार जन विरोधी नीतियां अपनाने से बचती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, आलोचकों ने यह माना है कि निष्क्रिय प्रतिरोध में
अवसर के अनुकूल अवसर के अनुकूल हिंसा को अपनाने का समर्थन किया गया है। जिसे उचित नहीं माना जा सकता। जाहिर सी बात है गांधीवादी इसका विरोध करेंगे। साथ ही साथ स्वदेशी के प्रयोग को यदि बहुत बढ़ावा दिया गया, स्वदेशी के प्रयोग को यदि बहुत बढ़ावा दिया गया तो इससे हमारे भीतर संकीर्णता आ सकती है। और हम पश्चिम के ज्ञान विज्ञान तथा दर्शन से वंचित हो सकते हैं। हम पश्चिम के ज्ञान विज्ञान तथा दर्शन से वंचित हो सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता पर अरविंद के विचार। स्वतंत्रता पर अपना विचार रखते हुए अरविंद स्वदेशी स्वराज की भी बात करते हैं। जीवन दर्शन का मतलब कि हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा, हम किसी भी कीमत पर उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। स्नेहा, हम अपना जीवन अहिंसक तरीके से ही संचालित करेंगे। ठीक है, देखो जी, अरविंद घोष स्वतंत्रता पर अपना विचार प्रकट करते हुए इसे भी आध्यात्म से जोड़ देते हैं। अगर कोई कहे कि अरविंद घोष ने किस तरह की स्वतंत्रता का विचार दिया तो आप क्या जवाब देंगे? आध्यात्मिक स्वतंत्रता। और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का विचार प्रकट करते हुए अरविंद घोष जाहिर सी बात है पश्चिमी स्वतंत्रता की खिलाफत करेंगे, पश्चिमी स्वतंत्रता की आलोचना करेंगे। इन्होंने ऐसा किया भी है। पश्चिमी स्वतंत्रता की आलोचना की है। तो पहले ये जान लेते हैं कि अरविंद घोष किस प्रकार पश्चिमी स्वतंत्रता की आलोचना करते हैं। अरविंद कहते हैं कि पश्चिम की जो स्वतंत्रता है ये बेसिकली अधिकारों के इर्द गिर्द घूमती है। और जब व्यक्ति को केवल व केवल अधिकारों का ही बोध हो, कर्तव्यों का बोध न हो, तो वैसे में व्यक्ति के ऊपर उपभोक्तावादी संस्कृति हावी होती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ प्राप्त कर लें। समझ रहे हो मेरी बात? सब कुछ प्राप्त कर लें। तो कहते हैं कि पश्चिम की जो स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं व्यक्तियों की इंद्रिय तृष्णा को बढ़ावा देती है। ठीक है, अरविंद इस तरह की स्वतंत्रता से सहमत नहीं है।
वो कहते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब महज प्राप्त करने का माध्यम नहीं, ऐसी स्वतंत्रता भौतिकता को बढ़ाती है, भौतिकवाद को बढ़ाएगी, और जब भौतिकवाद बढ़ेगा तो उपभोक्तावाद बढ़ेगा। इससे समाज में अनैतिकता का वातावरण फैलेगा। हमें ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि पश्चिम की जो स्वतंत्रता है वो अपने आप में बाह्य कोटि की स्वतंत्रता है। समझ रहे मेरी बात? बाह्य कोटि की स्वतंत्रता है। पश्चिम के लोग आंतरिक स्वतंत्रता से परिचित ही नहीं है। और फिर अरविंद बताते हैं कि स्वतंत्रता एक तरह का मल्टी लेयर कंसेप्ट है, बहुस्तरीय संकल्पना है, और स्वतंत्रता के 3 रूपों की ये बात करते हैं। समझ रहे मेरी बात? एक तो ये बोलते हैं राष्ट्रीय मुक्ति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब हुआ विदेशी हुकूमत से मुक्ति, विदेशी सत्ता से मुक्ति। दूसरा आंतरिक स्वतंत्रता। ध्यान रखिएगा, जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम चल रहा था उस समय कई बार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर यह आरोप लगते थे कि दलित हितों को बढ़ावा देने के क्रम में ये राष्ट्रीय संघर्ष को कमजोर कर रहे हैं। जबकि अगर दार्शनिक दृष्टिकोण से बात करें तो दलित हितों की बात करना भी अपने आप में एक प्रकार की स्वतंत्रता का संग्राम ही लड़ना था। बस ये कौन सी स्वतंत्रता थी? इसको उन्होंने आंतरिक स्वतंत्रता कहा, अरविंद घोष ने। आंतरिक स्वतंत्रता। यहां आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि विदेशी सत्ता से आप मुक्त हो गए तो राष्ट्रीय स्वाधीनता तो आपको मिल गई, और पता चला कि देश के भीतर ही एक समूह किसी दूसरे समूह का उत्पीड़न कर रहा हो, तो उस समूह की स्वतंत्रता का क्या? अरविंद घोष इस स्वतंत्रता की भी चिंता करते हैं और इसे कहते हैं आंतरिक स्वतंत्रता, और बताते हैं कि बाह्य स्वतंत्रता की तुलना में आंतरिक स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण है, और इससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण वैयक्तिक स्वतंत्रता है, जिसको उन्होंने वास्तव में आध्यात्मिक स्वतंत्रता कहा। और चूंकि वेदांत दर्शन से प्रभावित तो थे ही, तो इनका कहना था कि हर व्यक्ति के अंतःकरण में ईश्वर का वास होता है। तो कोशिश करें कि अपने अंतःकरण के निर्देशों का अनुसरण करते हुए अपने दायित्व निभाएं, अपने अंतःकरण की आवाज को सुने और उसी के अनुसार आचरण करें। हाँ, अभी आगे बात करेंगे इस पे। अभी तो महज स्वतंत्रता के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा, कल हम लोग जब मिलेंगे क्लास में तो यहीं से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि स्वतंत्रता पर अपना विचार देते समय ये स्वराज पर भी अपना विचार देते हैं, और देखेंगे इनके विचारों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस गांधी दर्शन पर देखने को मिलेगा, है ना। गांधी जी उसको स्वराज के रूप में बताते हैं। जिसको इन्होंने स्वतंत्रता कहा उसको गांधी ने क्या बोला? स्वराज, राष्ट्रीय स्वराज, ग्राम स्वराज, वैयक्तिक स्वराज। तो वहां गांधी दर्शन में आगे पढ़ेंगे। इनफैक्ट आपके सिलेबस में अरविंद घोष के बाद जस्ट गांधी ही है, तो सीधे हम लोग गांधी में मूव करेंगे। गांधी, देन डॉक्टर अंबेडकर, देन एम.एन. रॉय। ठीक है दिलखुश, रवि, तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर होगी हमारी मुलाकात अपने तय समय सुबह 11 बजे। थैंक यू सो मच।